नमस्कार, स्वागत है आपका बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देश में स्कूली शिक्षा पर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण के राज्य उत्तर के मुकाबले स्कूली शिक्षा पर अपने बजट का कम प्रतिशत खर्च करते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर उनका बेहतर है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्कूलों की स्थिति कमजोर है। उत्तरी राज्यों में सरकारी स्कूल की शिक्षा कई बार बुरी तरह नजरअंदाज दिखती है। बात होती है कि कंप्यूटर के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, लेकिन हालात यह है कि एमपी के 20% से भी कम स्कूलों में कंप्यूटर है, जबकि साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 24वें पायदान पर पिछड़ रहा है। आज हम इन्हीं हालातों पर बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई राय है तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। डॉक्टर उषा खरे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा राव कुलदीप सिंह जी जुड़ गए, जो कि पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा पूर्वा गिरहे जी जुड़ी हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं और छत्तीसगढ़ से। और डॉक्टर आकांक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कंप्यूटर टीचर है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। देखिए, शिक्षा पर आई रिपोर्ट को लेकर दुर्ग के लोगों का क्या कुछ कह रहा है, ये जाना हमारे संवाददाता चंद्रकांत शर्मा ने। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, जबकि साक्षरता की दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ 24वें पायदान पर है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ मानते हैं इस गंभीर स्थिति को लेकर, ये भी हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? ऋषिराज चंद्रा का। किस तरह से आप मानते हैं खर्च बढ़ गए हैं लेकिन स्तर जो है वो गिरते जा रहा है, कैसा मानते हैं? क्या इसका सबसे पहला वजह तो ये है कि शिक्षक को शिक्षक की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अन्य कामों में लगाया जा रहा है, पहला। हाँ। दूसरा चीज़, शिक्षा को विकास की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। हाँ। इसको देखा जा रहा है बिजनेस की दृष्टि से, स्कूली व्यवस्था को। ठीक है। और इसमें कुछ हमारे नेता भी शामिल हैं, प्रशासन भी शामिल है। हाँ। क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा मिलता होगा, ऐसा हमको शक है। ठीक है। खर्च के बावजूद नतीजे क्यों नहीं दिख रहे हैं जैसा दिखना चाहिए? देखिए नतीजे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जो जनरल प्रमोशन इन लोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। जो 5वीं से लेकर जो 8वीं तक जो जनरल प्रमोशन करते हैं ये नहीं होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो 9वीं कक्षा जाता है बालक बालिका तो उनको नाम लिखने नहीं आता। ये बड़ा विडम्बना की विषय है कि एक शिक्षाकर्मी जो शिक्षिका होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। 5वीं से 8वीं सरकार उसको जनरल प्रमोशन कर देते हैं और उनको अच्छे से पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो पढ़ेंगे लिखेंगे कब? जब हम उनको 5वीं से ही एक जिम्मेदारी देंगे कि आप अच्छे से शिक्षित हो, हर एक चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे। आप पास कर दोगे 8वीं तक उनको दे दोगे जनरल प्रमोशन, तो वो 9वीं 10वीं 12वीं बोर्ड क्लास या फिर कॉलेज में अच्छे से सक्सेस नहीं कर पाएगा वो पढ़ाई को। क्या किस तरीके से खर्च को कम किया जा सकता है, क्या मानते हैं? अब इसके बारे में तो मैं किस तरह से खर्च किया उनको कम किया जा सकता है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बट सरकार को इसमें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जब तक बच्चे छन के नहीं आएंगे, अगर मुझे किसी चीज़ को कहा जाए कि इसको करना है तो मैं जब तक सीखूंगा नहीं आगे बढ़ूंगा कैसे? तो सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, बिजनेस के स्तर पे तो प्रशासन आजकल कह तो देता है कि हम ध्यान दे रहे हैं, फीस नहीं बढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल, लेकिन वो उस तरीके से जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं दे पा रहा है। है ना? प्रशासनिक कोई दबाव नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इसका कि अभी भाई साहब ने बोला कि माता पिता का दबाव या इसका दबाव उसका दबाव, ये ठीक है। पहले क्या होता था कि जब गुरुजी उसके ऊपर दबाव बनाता था तो बच्चे पढ़ते थे, और आज के डेट में क्या है, गुरुजी थोड़ा सा दबाव बनाया तो बच्चे जाके घर में कुछ बताते हैं तो पालक लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षक दबाव नहीं बना पाएगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो देखिए, रिपोर्ट तो आपने देख लिया। अब इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर उषा खरे जी का रुख करना चाहूंगी। मैम, भी रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर हम स्कूली शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं तो उसका नतीजा आखिर क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे क्या वजह हम माने? जी देखिए, शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है और इसमें जब तक परिवार के लोग, समाज के लोग और राजनीतिक लोग पूरी तरह रुचि नहीं लेंगे
तब तक इसका विकास होना मुश्किल है। कभी कभी माता पिता कह देते हैं स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल जाके क्या करेगा। कभी कभी स्कूलों की दुर्दशा भवन की इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। और दूसरी तरफ माता पिता की भी जो आजकल व्यस्तता हो गई है, कुछ माता पिता जॉब में हैं, कुछ दैनिक घरेलू कामों के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से एक रुझान खत्म हो रहा है। और ये रुझान बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लेकर इतना विचार मंथन हुआ है, बच्चों की गुणवत्ता के विकास के लिए इतने सारे अच्छे उद्देश्य, अच्छे प्रावधान हमारे बन चुके हैं, पर अगर सरकारों ने या माता पिता अभिभावकों ने पूरा योगदान नहीं दिया तो हम इस स्तर को नहीं सुधार पाएंगे और ये दिनों दिन और बद से बदतर स्थिति होती जाएगी। तो हम सबको मिलकर, जैसे कहते हैं ना कि एक लक्ष्य लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ संगठन को तैयार होना पड़ेगा और सभी को मिलजुल कर इसके स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हम लोग खुद देख रहे हैं कि दिन पे दिन बच्चों का रुझान, माता पिता का रुझान पता नहीं क्यों स्कूली शिक्षा की तरफ से अलग होता जा रहा है। कुछ गिने चुने जो अच्छे स्कूल से, वहाँ के बच्चे ही प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहे हैं, बाकी बच्चों को ऐसा लगता है पढ़ लिख के क्या कर लेंगे। तो सभी का उत्तरदायित्व है इसमें। चलिए, अब मैं कुलदीप सर का रुख करना चाहूंगी। कुलदीप सर, जैसा कि आपने मैम को भी सुना, प्रयास करने की जरूरत है, तो क्या हम ये समझे कि चलिए बजट लाना है, स्कूली शिक्षा को बढ़ाना है, बजट हम लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद जो मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है, क्या उसमें हम पीछे हैं, उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? रितु जी, जो डॉक्टर उषा खरे जी अभी कह रही थी, वो वाकई अभी वस्तु स्थिति का उन्होंने सबको एक तरह से जायजा दिखाया है कि माँ बाप आजकल इन बच्चों को स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं रख रहे। बल्कि मैं तो इससे और आगे जाके थोड़ा कह रहा हूँ कि हमारे स्कूल अप्रासंगिक हो गए धीरे धीरे। जो चीजें अभी इंटरनेट के जमाने में सब कुछ तो उपलब्ध है, बच्चे को सारी चीजें वो बिना स्कूल जाए भी सीख सकता है। स्कूल किस लिए होते थे? स्कूल में जो बाकी गतिविधियां होती थी, दूसरे विद्यार्थियों के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती थी, उसके लिए विद्यालय होते थे। अब क्या वो ऐसा कुछ हो पा रहा है वहां पर? आपके जो एक संवाददाता ने जिनसे बात की थी कि शिक्षक को शिक्षा के अलावा काम करने, दूसरे काम करवाए जा रहे हैं, इस तरीके से शिक्षा में जो आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है। जैसे आज ही मध्य प्रदेश में आया कि 25,000 पद खाली पड़े स्कूली शिक्षा के, 6,500 उच्च शिक्षा के खाली है, 3,000 से ऊपर तकनीकी शिक्षा में खाली है। कुल खाली पदों में से आधे तो शिक्षा विभाग में, शिक्षा के संस्थानों में ही खाली है। तो शिक्षक नहीं होंगे तो किस तरीके से पढ़ाई होगी? दूसरा, जो अभी एक आपके उसमें संवाददाता साथी जब बात कर रहे थे कि बच्चों को आगे बढ़ा के पास करना, ये पास फेल की समस्या नहीं है। हर वक्त बच्चे को फेल करने के चक्कर में रहते हैं सब। बच्चा फेल नहीं है, हम फेल हो रहे हैं। बच्चों को नहीं आता, अमेरिका में भी नहीं आता। अमेरिका में भी ट्रंप ने वो स्कूल बंद कर दिए जो केंद्रीय सहायता से चलते थे, क्योंकि आज के समय में बच्चे की आवश्यकताएं बदल चुकी है। ये बच्चे बहुत अलग समय में अलग एक्सपोजर के साथ आ रहे हैं, तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हमें बहुत गंभीरता से कोई अलग कुछ चिंतन करना पड़ेगा, किस तरह इनकी शिक्षा व्यवस्था हो सके। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि क्या इसमें सुधार की जरूरत है। इस पर हम आगे और भी विस्तार से बात करेंगे सभी मेहमानों से। अब मैं पूर्वा गिरहेर जी के पास जाना चाहूंगी। मैम, अगर हम ये जो रिपोर्ट है जो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ देखिए शिक्षा के मामले में देखा जाए, जो बजट लेकर आता है, जो खर्च करता है, उसमें तो वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन वही अगर साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता में 24वें पायदान पर है। जरा सोचे कितना अंतर। मैडम, ऐसा है 2021 के पहले की अगर बात की जाए, जब उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खुली थी, उसी पीरियड में मैं रिटायर हुई थी, सेवानिवृत्त हुई बीपी पुजारी स्कूल से। तो उस समय तो गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं दी थी, पर अब ऐसे सुनाई दे रहा है, अब तो मैं नहीं हूँ पद पे, पर ऐसे सुनाई देता है कि पहले जैसी सुविधाएं यहाँ पर अब नहीं दी जा रही। पहले इतनी सुविधाएं दी गई थी कि गरीब तबके के प्रतिभाशाली बच्चे जिनमें हुनर है
उनको पूरी सुविधाएं वहाँ मिलती थी, कम पैसे में, कम बिना शुल्क पटाए उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती थी। पर अब धीरे धीरे वो सुविधाएं समाप्त होती जा रही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये स्तर जो पहले था 2021 के समय जब स्वामी आत्मानंद स्कूल का प्रारंभ हुआ था, तो वही सुविधाएं अगर अभी दी जाए तो पक्का है, निश्चित है कि हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। चलिए, तो ऐसा करने से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा, एक अच्छा सुझाव। डॉक्टर आकांक्षा पांडे जी के पास मैं जाऊंगी। आकांक्षा जी, देखिए, कहा जाता है कि कंप्यूटर आज की जरूरत है, और जब हम भी पढ़ते थे तब कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज के समय में आप जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े जो मैं देख रही थी कि मध्य प्रदेश में 20% से भी कम कंप्यूटर है। यानी कि आप सोचिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा और काम करने की जरूरत है। क्या ये भी एक वजह माने हम कि हम पीछे चले जा रहे हैं? वजह तो देखिए ये समझ सकते हैं, जैसे कि अपन कंप्यूटर शिक्षा की अगर बात करें तो मेनली अपन को शिक्षा तो ठीक है, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल रही हैं बच्चों को वो भी देखना पड़ेगा। जब अपन किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसके बाद उनको मतलब कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल रही है, किस तरीके से उनको जो है रोजगार वगैरह मिले, इस पर भी सोचना पड़ेगा। अब आप सोचिए, कोई एक बच्चा है जिसने, मान लीजिए मैंने उसको मोटिवेट किया, वो पढ़ लिख के कंप्यूटर में मोटिवेट होके अपना जो है बीई वगैरह यहाँ से कर लिया, पर क्या हमने उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी? आज भी इंदौर जैसे शहर में इन्फोसिस का होना एक मतलब आश्चर्य की बात मानी जाती है, जबकि आप बैंगलोर वगैरह में इन्फोसिस जैसी जगह जहाँ पे आईटी हब्स वगैरह है, उनको एकदम वो समझा जाता है कि हाँ वहां तो होने ही चाहिए। पर आप एमपी में सोचिए और यहाँ पे आप रायपुर की बात करिए तो रायपुर में तो आईटी हब है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जो जनरेशन पढ़ लिख के इतना तक पहुंच गया और वो खुद ही बाहर चली गई, सपोज करिए एक बच्चा है जो पूरा बीई वगैरह करके बाहर चला गया, तो क्या वो अपने बच्चों को वापस एमपी छत्तीसगढ़ में लाएगा पढ़ाने के लिए? नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फिर आपको नए सिरे से एक नए बच्चे को तैयार करना पड़ेगा जो फिर से बाहर चला जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर अपन स्कूली शिक्षा को जैसे अपन कंप्यूटर के लिए डेवलप कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी अगर डेवलप करेंगे तो वो जो जनरेशन बाहर चली जा रही है वो एमपी छत्तीसगढ़, तब वो अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को भी यहाँ भेजेंगे, वो बोल सकेंगे कि हाँ आप यहाँ से एजुकेशन करिए ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहीं पे मिले। तब वो हमारी जो जनरेशन जो बाहर चली जा रही है एमपी छत्तीसगढ़ की, वो प्रॉपरली जो है छत्तीसगढ़ एमपी में रहेगी, तब जाके ये परसेंटेज टोटली इंक्रीज हो सकेगा। अदरवाइज जो बच्चे जो अभी आ रहे हैं उनके फादर मदर का ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, जैसे किसी के डॉक्टर हैं, किसी के किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में, या फिर मान लीजिए फार्मर है, या कोई पुश्तैनी उनका कोई ऑक्यूपेशन है जो बिजनेस है वो चलता जा रहा है। पर अगर आप बेसिकली तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें तो वो सारे लोग जो है एमपी छत्तीसगढ़ से इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसका रोजगार ही उतना नहीं है। रोजगार को डेवलप करना पड़ेगा, तब ये साक्षरता भी डेवलप होगी। चलिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, उषा मैम के पास दोबारा जाऊंगी। मैम देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देखिए पीछे तो खड़े हैं, जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है, लेकिन बजट को लेकर एक बार मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगी कि बजट को लेकर हम खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन क्या समझा जाए कि एक सही सिस्टम की जरूरत है कि कितना खर्च कहाँ हो रहा है, कैसे करना है, एक बाकायदा पूरा सिस्टम बने तो शायद चीजें बेहतर हो। जी मैडम, सिस्टम भी बदलने की बहुत ज़रूरत है, और मैं हमेशा जब भी पैनल में बैठती हूँ एक ही बात कहती हूँ कि मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। कि आपने जो आपका एनुअल वर्क प्लान बना है उसमें आपने टीचर्स ट्रेनिंग पर कितना बजट रखा, किन किन गतिविधियों पर कब कब आपने क्या बजट पर, बजट रिलीज करने में, गतिविधियों को प्रारंभ करने में कोई टाइम टेबल ही मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस चीज़ की उपयोगिता जब सिद्ध होनी है, मान लीजिए जुलाई से टीचर को पढ़ाना है, अब उसको जुलाई से जो प्रशिक्षण दिया जाना है वो पता चला उसका दिसंबर से शुरू हो, तो जब दिसंबर से उसका प्रशिक्षण शुरू होगा, जब वो टीचर ज्ञानवान बनेगा या उन फंडामेंटल बातों को समझेगा, तब तक तो सत्र का एंड होने लगता है। तो मेरा कहना यह है कि बहुत अच्छी सी समीक्षा, बहुत अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन, बहुत अच्छी सी प्लानिंग अपनी अप्रैल मई जून में हो जानी चाहिए, और 1 जुलाई से अगर विद्यालयों में शिक्षक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है और अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मैडम,
बच्चे भी आते हैं, बिल्कुल। वो देख लेते हैं कि हमको ये स्कूल में क्या मिल रहा है, तो वो आकर्षित करता है। माता पिता तक भी खबरें रहती हैं। अगर स्कूल में प्रॉपर सब चीजें मिलने लगती हैं तो फिर माता पिता और बच्चे भी मतलब आना शुरू कर जाते हैं, शुरू मतलब यानी रहते हैं स्कूलों में। तो मेरा कहना यह है कि पूरे मतलब सिस्टम में एक अच्छी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, जिससे सारा सिस्टम दुरुस्त हो, समय पर गतिविधियां हो, समय पर प्रशिक्षण हो, समय पर पुस्तकें बटें, समय पर सारी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब कंप्यूटर की बात मैं करूंगी कि मैं जिस विद्यालय में थी वहाँ रोबोटिक्स लैब मैंने 5 मल्टीनेशनल कंपनियों को स्कूल में लाकर रोबोटिक्स लैब वहाँ वर्किंग हालत में वहाँ से छोड़कर मैं आई हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी हमने कार्यक्रम चलाया, और भी जितने भी डिजिटल के प्रोग्राम हो सकते थे मैंने। आज ये स्थिति है मैडम कि मैं जहाँ भी खड़ी जाती हूँ मार्केट में या किसी इंस्टीट्यूट में, मेरे स्कूल की पढ़ी हुई लड़कियाँ आकर या तो पैर छूती हैं या गले मिल के कहती हैं, मैडम आपने जब कंप्यूटर सिखाया था तो हमें कोरोना काल में ही जॉब मिल गया था, हमें इस कॉलेज में जॉब मिल गया, हमें इस स्कूल में जॉब मिल गया। तो कंप्यूटर जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी की इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनकी दम पर बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटी मिलना है, उन पर ध्यान दिया जाना, अच्छे टीचर, टाइमली टीचर को रखना बिल्कुल बहुत अधिक नितांत आवश्यक है। अगर जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है और सितंबर में टीचर आएगा कंप्यूटर का या अक्टूबर नवंबर में आएगा, तब तक बच्चा भी उदास हो जाता है, विषय ले लेता है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग में विषय बच्चे ने ले लिया, पता चला 5 महीने से उसकी क्लास ही नहीं लगी है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। चलिए, उषा जी कह रही थी, पूर्वा जी कुछ कहना चाह रही है। पूर्वा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ मैडम कि जैसे कंप्यूटर टीचर वगैरह है स्कूल में, कई स्कूलों में तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है और पूरा समय निकल जाता है। ये मैडम ने सही कहा है, ये टीचर्स नहीं आ पाते हैं समय पे। समय पे अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है टीचर्स का। सब्जेक्ट टीचर नहीं, कई स्कूलों में तो ऐसा होता है मैडम कि संस्कृत पढ़ाने के लिए मैथ्स वाले टीचर संस्कृत पढ़ाती है, तो जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो ही पढ़ाएगा, तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। पर ऐसा नहीं होता है। नियुक्ति जो है बहुत लेट होती है, उसकी प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। नियुक्ति की, शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत लंबी है और लेट आते हैं टीचर, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट के पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो बिल्कुल ये जो खामियां, इन पर काम करने की जरूरत है। कुलदीप सर के पास जाऊंगे। कुलदीप सर भी इसी को लेकर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। सर रितु जी, पहले तो मैं डॉक्टर पांडे जो कह रही थी कि बच्चे हमारे बाहर चले जाते हैं, बाहर तो जा ही रहे हैं, देश से बाहर तक भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चों की कोई कमी नहीं है, रोजगार के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या है कि हमारे यहाँ खासतौर से आईटी कंपनीज या दूसरी भी कंपनी, उनको एक यहाँ ऐसा इकोसिस्टम अभी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ लोकल लेवल पे जो उन्हें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, देखिए बड़ी तनख्वाह वाले तो वो बाहर से भी ले आते हैं और उनको चल जाता है उनको, पर जो छोटी तनख्वाह के काम है उनके लिए उनको लोकल लोग उतने योग्य चाहिए। अभी एक माने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से किस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट बताती है कि नौकरी के लायक ही कितने हैं। उसमें से शिक्षा की पूरी व्यवस्था में से एम्प्लॉयबिलिटी का जहां तक प्रश्न उठता है तो वो नौकरी के लायक भी नहीं है। ज्ञान कितना हुआ वो तो बात ही छोड़ दी। तो ये एक दिक्कत है। दूसरा जो आपने शायद विषय के प्रारंभ में दौरान में जब बात रखी थी कि शिक्षा व्यवस्था में खर्च ज्यादा, 1ली से 8वीं तक बजट ज्यादा जा रहा है और उसके बाद भी साक्षरता कम है, तो ये जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही साथ थे तो 1994 से ये सब ऐसा शुरू हुआ है। मैं उसको क्या शब्द बोलूं, चूंकि मेरी मर्यादा है। उसमें जो मिशन मोड में काम करने का नाम लेके सरकारी व्यवस्था को बहुत बदनाम करके कि ये तो सब इसमें भ्रष्टाचार होता है, ऐसा होता है, मिशन मोड में काम करेंगे। तो जो यूरोपियन यूनियन से भारत सरकार को लोन मिला था जो कि राज्यों को मुफ्त मिला, उसके माध्यम से डीपीईपी एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और उसमें जो मिशन मोड के नाम पे खरीदारी वो उन्हीं कंपनियों की आएगी। खूब पैसा आया, बहुत से शिक्षकों को अलग अलग कोऑर्डिनेटर के नाम पे मॉनिटरिंग में लगा दिया। उसके बाद से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और कोई मुंह उठा के कहता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के नाम पे जितना बजट गया है उसका एक अलग हेडक्वार्टर बनाने के लिए हमारे
SCRT तक को खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, और उसका अगर पूरा आकलन करवा लिया जाए इन 30 सालों का कि हुआ क्या, इसका परिणाम क्या निकला, और वो सारे रिकॉर्ड बना के अच्छा प्रेजेंटेशन दिल्ली में दे दीजिए, वहां से मंजूर करवा लीजिए, जमीन पे क्या हो रहा है दिख रहा है। और ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा कि क्वालिटी से कि क्वांटिटी से। मध्य प्रदेश में पहले क्वालिटी की बात होती थी, फिर कि हर 3 किलोमीटर पे बच्चे के लिए प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 8 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल होना चाहिए क्योंकि उससे बच्चियों की शिक्षा में बहुत फायदा होता है। लेकिन स्कूल वो फिर अच्छे भी होना चाहिए, इसके लिए बजट देना चाहिए पर्याप्त। चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, और हमारे साथ आकांक्षा जी भी जुड़ी हुई। आकांक्षा जी भी इसी पर कहना चाह रही हैं कुछ। आकांक्षा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सर ने कहा कि क्वांटिटी और क्वालिटी की बात में, तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि जैसे पुराने जो हमारे जो जैसे मतलब जो ग्रैंडफादर्स वगैरह जिनका जो एजुकेशन था, वो एजुकेशन और अभी के बच्चों का जो एजुकेशन, उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी वाकई में क्या है, क्वांटिटी को ही वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। पर मैं अभी ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी न्यू लागू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के लिए जैसे स्किल एनहांसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब शायद हम क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कोर्स होता है, जैसे मैं कंप्यूटर की ही बात करूंगी, कंप्यूटर में आप कोर्स पढ़ा रहे हैं और उसको थ्योरेटिकल ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो एक मैटर नहीं करता जब तक उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स को आप डेवलप ना करें, साथ ही साथ उनको ये ना बताएं कि इसमें आप क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। यही नहीं कहूंगी, जैसे मान लीजिए कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह हो गया, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं या कोई कंपनी आपको हायर करे, आप अपने लेवल से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो शायद इसको इनहेंस कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इनहेंस करेगी तो हो सकता है, जैसा सर कह रहे थे कि अभी तक क्वांटिटी था, हो सकता है कि अब क्वालिटी पर ज्यादा जोर दिया जाए। दूसरा मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल क्या है, जैसे आप कोई भी कोर्स है, कोई भी आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ में बीच बीच में कैरियर काउंसलिंग जैसे और न्यू कैरियर ऑप्शन जैसी चीजें भी होना चाहिए। ऐसे सेमिनार्स या आप वर्कशॉप वगैरह को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे बच्चों को ऑप्शंस मिले। एक धरा चला आ रहा है कि हाँ ये बनना है, ये बनेंगे तो ये बनेगा, वो चीजें थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। टीचर्स को भी थोड़ा इसमें नॉलेज रखना चाहिए कि कौन कौन से नए जॉब्स हैं जो आ सकते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर में बात करें तो आज आप देख रहे हैं कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग है, AI टूल्स वगैरह हो गए, तो इनका किस तरीके से हर फील्ड में यूज हो सके, ऐसा जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है स्कूल के बच्चों को देना चाहिए, और टीचर्स को में जो है एडवांस नॉलेज होना चाहिए। चलिए उषा जी के पास जाऊंगी। उषा जी देखिए, जरूरत इस चीज की भी है कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि बजट तो आता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जो सिस्टम है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, स्थानीय स्तर पर अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो हम हमेशा ही पीछे रह जाएंगे। तो जरूरत ये भी होगी कि जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, जो सिस्टम है, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। जी मैडम, सिस्टम में एक और जो सबसे बड़ी इस समय कमी देखने में आ रही है कि प्रॉपर पोस्ट के लिए प्रॉपर बंदा वहाँ पर नहीं है। इंचार्ज जिला शिक्षा अधिकारी भी इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं, संकुल प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो मतलब प्रभारी के रूप में कार्य करता है, ना तो लोग उसकी उतनी प्रॉपरली बात सुनते हैं और ना भी वो भी बहुत कम कॉन्फिडेंस से काम कर पाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड, डाइल्यूट भी होना चाहिए, सरकार को थोड़े पावर भी बढ़ाना चाहिए और मॉनिटरिंग सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, जैसे मैं अपने स्कूल में एक चलाती थी, माँ बेटी सम्मेलन करती थी, तो माताएं आती थी, वो बच्चों के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, खेल कूद हम उनके साथ साथ कराते थे, गीत संगीत हम उनका साथ कराते थे। तो जो स्थानीय स्तर पर टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनको भी एक समय का प्रबंधन ऐसा करना चाहिए, माता पिता को आकर्षित स्कूल में करना चाहिए। थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ दिल से, ज्यादा दिमाग से नहीं, दिल से की जाने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का संवेगात्मक विकास होना नितांत आवश्यक है।
तो ऐसा ही शिक्षकों का होना चाहिए। तो शिक्षक से लेकर प्रशासन से लेकर सभी लोगों को इसे एक धर्म के रूप में अपनाकर इसमें ईमानदारी से जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, समय ज़्यादा नहीं देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, एक लक्ष्य लेकर काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है आंकड़े और बिल्कुल ये लक्ष्य होना भी चाहिए। उषा जी, पूर्वा जी के पास जाऊंगी। पूर्वा जी, देखिए कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि एक जो इच्छा शक्ति कहते हैं ना हम, कि किसी काम को लेकर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी भी जरूरत होगी इसके लिए। ये जरूरी है। समाज में अगर शिक्षा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना है तो ईमानदारी और इंटरेस्ट, रुचि होना बहुत जरूरी है। चाहे वो टीचर्स में भी रुचि होना चाहिए पढ़ाने की। उन्हें उतनी सुविधा देना चाहिए कि उन्हें टेंशन ना हो, खुश हो के वो पढ़ाए स्कूल में। अगर ईमानदारी रहे, सुविधाएं रहे, तो साक्षरता का प्रतिशत बिल्कुल बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कोई भी चीज असंभव नहीं होती, ये संभव भी है। कुलदीप सर का भी मैं रुख करना चाहूंगी। कुलदीप सर, आपसे भी इसी पर कमेंट चाहूंगी मैं। जी रितु जी, प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। और शिक्षक अभी जो वर्तमान इकोसिस्टम, उससे अलग कोई प्राणी नहीं है, वो इसी समाज में से आता है। तो समाज का ही जो मूल्यों के प्रति अभी जो आस्था घटी है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। और शिक्षा का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सी चीजें बदलने की संभावना है, लेकिन यदि जो बना बनाए ढांचे में ही ये सब होता रहा ना, तो इसमें से कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा, इसमें थोड़ी आशंका है। क्योंकि अभी आपके शिक्षक पालक जो पेरेंट्स यूनियन बने, वो दबाव बनाने का काम करते हैं या सही रास्ते पे लाने का काम करते हैं। टीचर जो अपनी मांगे रख रहा है, उसमें अपना भी काम उतना ही अच्छा करके दे रहा है क्या? सरकार भी जो चाह रही है शिक्षकों से उतना बजट दे रही है क्या? तो ये एक समग्र चिंतन की इस पे आवश्यकता है। और किया बहुत कुछ जा सकता है, होगा तो शिक्षा से ही होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा से ही होगा, और कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है प्रयास करने की। तो जो हम पीछे खड़े हैं वो डेफिनेटली हम आगे भी इसमें बढ़ सकते हैं, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बदल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।